कहानी की शुरुआत इराक के वीरान रेगिस्तान से होती। अमेरिका और इराक की जंग खत्म हो चुकी, लेकिन खतरा अभी भी पूरी तरह टला नहीं। इसी वजह से दो अमेरिकी स्नाइपर मैथ्यू और आइजक को एक अहम मिशन पर भेजा जाता है। इनका काम है एक ऑयल पाइपलाइन पर नजर रखना और ये सुनिश्चित करना कि आसपास कोई दुश्मन छिपा ना हो। दोनों अपनी अपनी पोजीशन संभाल लेते हैं और स्नाइपर स्कोप से इलाके के हर छोटे बड़े मूवमेंट पर नजर रखने लगते हैं। लेकिन घंटों गुजर जाते हैं, फिर आधा दिन, और देखते ही देखते पूरे 22 घंटे बीत जाते हैं। फिर भी उन्हें एक भी संदिग्ध हरकत दिखाई नहीं देती। अब मैथ्यू का सब्र जवाब देने लगता है। वो कहता है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई दुश्मन बचा है। सामने सिर्फ कुछ लाशें पड़ी हैं, कुछ छोड़ी हुई गाड़ियां हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन आइजक उसकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं होता। वो कहता है, यही तो सबसे बड़ा जाल हो सकता है। अगर ये ट्रैप है तो इसे सिर्फ एक ही इंसान बिछा सकता है, जुबा। जुबा का नाम सुनकर भी मैथ्यू हंस देता है। वो कहता है, 22 घंटे हो गए, अगर यहाँ कोई होता तो अब तक जरूर दिखाई दे जाता। मुझे नहीं लगता कि जुबा यहाँ कहीं आसपास है। इतना कहकर मैथ्यू बाहर निकलने की तैयारी करता है, लेकिन आइजक उसे रोक लेता है। कुछ देर के लिए मैथ्यू मान भी जाता है, मगर जैसे जैसे वक्त बीतता है उसकी बेचैनी बढ़ती जाती है। वो फिर कहता है, तुम बेवजह ज्यादा सोच रहे हो। मैं खुद जाकर उस कंस्ट्रक्शन साइट की जांच करता हूँ। अगर वहाँ कोई होगा तो मुझे जरूर मिल जाएगा। आइजक तुरंत मना करता है। अगर वहाँ कोई स्नाइपर छिपा हुआ तो वो बस इसी पल का इंतजार कर रहा होगा कि तुम कवर से बाहर निकलो और एक ही गोली में सब खत्म कर दे। लेकिन मैथ्यू मुस्कुराते हुए कहता है, तुम स्पॉटर हो, इसलिए हर चीज में खतरा ही नजर आता है। अगर वहाँ कोई होता तो इतनी देर तक चुप नहीं बैठा रहता। इतना कहकर वो आखिरकार अपनी छिपने की जगह से बाहर निकल आता है। अब आइजक स्कोप के जरिए उसकी हर हरकत पर नजर रखने लगता है। जैसे जैसे मैथ्यू आगे बढ़ता है उसे रास्ते में कई सैनिकों की लाशें दिखाई देती है। तभी आइजक कहता है, मुझे साफ दिखाई नहीं दे रहा, इस स्कोप से कुछ ठीक से नजर नहीं आ रहा। मैथ्यू जवाब देता है, मैंने पहले भी कहा था कि इसे बदल दो, लेकिन आइजक मना कर देता है। ये स्कोप मेरे दोस्त डीन का था और अब वही उसकी आखिरी निशानी है। आगे बढ़ते हुए मैथ्यू को एक अमेरिकी सैनिक का रेडियो भी मिल जाता है। वो उसे अपने साथ रख लेता है और पूरे इलाके की बारीकी से जांच करने लगता है। तभी उसकी नजर एक ऐसी बात पर पड़ती है जो उसके होश उड़ा देती है। वहाँ जितनी भी लाशें पड़ी थीं, उन सभी के माथे पर एक एक सटीक गोली लगी हुई थी। अब मैथ्यू को भी यकीन होने लगता है कि यहाँ जरूर कोई बेहद खतरनाक स्नाइपर मौजूद था, या शायद अब भी यहीं कहीं छिपा बैठा है। वो तुरंत ये बात रेडियो पर आइजक को बताता है। आइजक बिना एक सेकंड गवाए चिल्लाता है, फौरन वापस आओ, अभी के अभी। लेकिन मैथ्यू वापस लौटने की बजाय चारों तरफ देखने लगता है कि आखिर गोलियां किस दिशा से चलाई गई थी। और तभी धाएं, अचानक एक गोली बिजली की रफ्तार से आती है और सीधे मैथ्यू को लगती है। वो वहीं जमीन पर गिर पड़ता है। ये देखकर आइजक अपनी जान की परवाह किए बिना उसकी तरफ दौड़ पड़ता है, लेकिन स्नाइपर अब उसे भी निशाना बना लेता है। एक और गोली चलती है और इस बार गोली आइजक के पैर में जा धंसती है। तेज दर्द के बावजूद आइजक किसी तरह छलांग लगाकर पास की टूटी हुई दीवार के पीछे छिप जाता है, ताकि स्नाइपर उसे दोबारा निशाना न बना सके। सबसे पहले वो अपने घायल पैर पर पट्टी बांधता है, फिर रेडियो निकालकर बेस से मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती। रेडियो का एंटीना टूट चुका होता है, यानी अब बेस से संपर्क करना लगभग नामुमकिन था। उसी वक्त उसकी नजर दूर पड़े मैथ्यू पर जाती है। मैथ्यू अभी भी जिंदा था और धीरे धीरे अपनी राइफल तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। आइजक तुरंत उसे रोकता है, बिल्कुल मत हिलो, अगर तुमने जरा भी मूवमेंट की तो स्नाइपर दूसरी गोली चला देगा। लेकिन मैथ्यू उसकी बात नहीं मानता और रेंगता रहता है। कुछ देर बाद उसकी हरकतें पूरी तरह बंद हो जाती हैं। अब आइजक को लगने लगता है कि शायद मैथ्यू मर चुका है। ये सोचकर वो पूरी तरह टूट जाता है। इसी बीच वो अपने पैर में फंसी गोली निकालने की कोशिश करता है। दर्द इतना असहनीय होता है कि कुछ ही देर में उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है और वो बेहोश होकर वहीं गिर पड़ता है। काफी देर बाद जब उसे होश आता है तो उसके कानों में रेडियो से हल्की हल्की आवाजें सुनाई देती। उसे उम्मीद की एक किरण नजर आती। वो तुरंत रेडियो उठाता है और जवाब देने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि शायद बेस वाले उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। आइजक जल्द से जल्द पूरी स्थिति बताता है और कहता है, हम पर एक स्नाइपर ने हमला किया है, हमें तुरंत मेडिकल सहायता चाहिए और जितनी जल्दी हो सके एक रेस्क्यू टीम भेजो, वरना यहाँ से जिंदा निकलना मुश्किल होगा। काफी कोशिशों के बाद आखिरकार रेडियो से जवाब आता है। उधर से आवाज आती है, हम तुम्हें देख नहीं पा रहे हैं, अपनी सही लोकेशन बताने के लिए या तो खड़े हो जाओ या एक गोली चला दो, तभी हम तुम्हें ढूंढ पाएंगे। लेकिन ये सुनते ही आइजक के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे तुरंत एहसास हो जाता है कि कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ है, क्योंकि स्नाइपर ट्रेनिंग में सबसे पहला नियम यही सिखाया जाता है कि कभी भी किसी घायल सैनिक को अपनी पोजीशन उजागर करने के लिए मत कहो। इतना ही नहीं, आइजक एक और चीज नोटिस करता है। रेडियो पर बात करने वाले आदमी का एक्सेंट बिल्कुल भी अमेरिकन नहीं था। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है रेडियो के दूसरी तरफ उसका बेस नहीं बल्कि वही खतरनाक स्नाइपर है जिसने कुछ देर पहले मैथ्यू को गोली मारी थी। किसी तरह उसने उनकी रेडियो फ्रीक्वेंसी पकड़ ली और अब उनके साथ दिमागी खेल खेल रहा था। आइजक ठंडे स्वर में कहता है, मैं जान चुका हूँ तुम कौन हो। दूसरी तरफ से हल्की सी हंसी सुनाई देती है। वो कहता है, मुझे पता था कि तुम जल्दी समझ जाओगे, लेकिन अगर तुम खुद भी जिंदा रहना चाहते हो और अपने साथी को भी जिंदा देखना चाहते हो तो मुझसे बातें करते रहो। इसी दौरान आइजक दूर पड़े मैथ्यू को देखता है। वो मर नहीं चुका था, बस बेहोश पड़ा था। अब
मैथ्यू की जान बचाने के लिए आइजक के पास उस स्नाइपर से बात करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। धीरे धीरे वो रहस्यमयी आदमी आइजक से निजी सवाल पूछने लगता है। तुम स्नाइपर कैसे बने? तुम्हारे परिवार में कौन कौन? घर पर कौन तुम्हारा इंतजार कर रहा है? वो लगातार बातें करता जाता है और आइजक की जिंदगी के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करता है। लेकिन आइजक भी चुप नहीं बैठा। वो बातचीत सिर्फ इसलिए जारी रखता है ताकि सामने वाला बोलता रहे और उसकी आवाज के सहारे उसकी लोकेशन का अंदाजा लगाया जा सके। वो बार बार अपने स्कोप से अलग अलग दिशाओं में देखता है, आसपास की जगहों को ध्यान से परखता है और मन ही मन नक्शा बनाना शुरू कर देता है कि आखिर स्नाइपर कहाँ छिपा हो सकता है। फिर आइजक सवाल करता है, आखिर तुम हो कौन? सामने से जवाब आता है, मैं बस इस देश का एक आम नागरिक हूँ। आइजक तुरंत कहता है, अगर युद्ध खत्म हो चुका है तो ये सब क्यों कर रहे हो? जिन लोगों को तुमने मारा वो सैनिक नहीं थे, वो सिर्फ इस पाइपलाइन पर काम करने वाले मजदूर थे। इस पाइपलाइन से तुम्हारे ही देश को फायदा होने वाला था, फिर तुम अपने ही लोगों का नुकसान क्यों कर रहे हो? उस आदमी की हंसी फिर गूंजती है। वो कहता है, युद्ध खत्म हुआ लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए, हमारे लिए नहीं। और तुम्हें सच में लगता है कि इस पाइपलाइन का फायदा इराक के लोगों को मिलेगा? ऐसा कभी नहीं होने वाला। कुछ पल चुप रहने के बाद वो फिर पूछता है, अब अपने परिवार के बारे में बताओ। इस बार आइजक का गुस्सा फूट पड़ता है, मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ नहीं बताने वाला। तभी स्नाइपर शांत आवाज में कहता है, ठीक है, फिर मैं अभी तुम्हारे दोस्त मैथ्यू को खत्म कर देता हूं। ये सुनते ही आइजक चौंक जाता है। वो पूछता है, तुम उसका नाम कैसे जानते हो? सामने से जवाब आता है, मैं सिर्फ उसका नाम ही नहीं जानता, ये भी जानता हूँ कि तुमने अब तक कितने लोगों को मारा है, और अगर आज मैथ्यू मर गया तो वो दूसरा इंसान होगा जो तुम्हारी गलती की वजह से मरेगा। पहला था डीन। डीन का नाम सुनते ही आइजक पूरी तरह सन्न रह जाता है। डीन उसका सबसे करीबी साथी था और एक पुराने मिशन में आइजक की गलती से चली गोली उसी को लग गई थी। वो हादसा आज तक उसे अंदर ही अंदर खाता रहा था। अब ये अजनबी उसी पुराने जख्म को कुरेद रहा था। आइजक मानसिक रूप से टूटने लगता है, जबकि दूसरी तरफ बैठा स्नाइपर उसकी हर कमजोरी पर वार कर रहा था। इसी बीच तेज गर्मी और खून बहने की वजह से आइजक को बुरी तरह प्यास लगने लगती है। वो पानी की बोतल उठाता है, लेकिन उसमें एक बूंद भी पानी नहीं बचा था, क्योंकि बोतल के ठीक बीच में गोली लगी हुई थी। स्नाइपर हंसते हुए कहता है, वो गोली भी मैंने ही चलाई थी, तुम्हारा रेडियो भी मैंने ही खराब किया ताकि तुम अपने बेस से संपर्क न कर सको, और तुम्हारे पैर पर भी जानबूझकर गोली मारी ताकि तुम भाग भी न सको। अब तुम्हारे सारे रास्ते बंद हो चुके हैं और मैं जानता हूँ कि तुम कैसे तड़प तड़प कर मरोगे। आइजक गुस्से में कहता है, तुम एक आतंकवादी हो। सामने वाला तुरंत जवाब देता है, मेरे देश में बंदूक लेकर तुम आए हो, गोलियां तुम चला रहे हो और आतंकवादी मुझे कह रहे हो। ये सुनकर कुछ पल के लिए आइजक भी चुप हो जाता है। उसी दौरान उसकी नजर दूर पड़े एक विशाल कचरे के ढेर पर जाती है। वो तुरंत समझ जाता है कि स्नाइपर शायद उसी ढेर के पीछे छिपा हुआ है, और अब उसे ये भी एहसास हो जाता है कि सामने वाला कोई साधारण निशानेबाज नहीं है। इतनी देर तक बिना हिले छिपे रहना और हर बार इतना सटीक निशाना लगाना, ये सिर्फ एक बेहद अनुभवी स्नाइपर ही कर सकता था। आइजक धीरे से पूछता है, कहीं तुम जुबा तो नहीं हो? सामने से जवाब आता है, नहीं। आइजक फिर अंदाजा लगाता है, तो फिर तुम पहले यूएस आर्मी में थे, वहीं से स्नाइपर की ट्रेनिंग ली और बाद में उन्हीं के खिलाफ हो गए। लेकिन वो आदमी तुरंत इनकार कर देता है। वो कहता है, मुझे किसी अमेरिकी सेना ने ट्रेनिंग नहीं दी और मैं सिर्फ उन्हीं पर गोली चलाता हूँ जो पहले मुझे मारने आते हैं। फिर वो आखिरी सवाल करता है, अगर तुम्हारे हिसाब से युद्ध सच में खत्म हो चुका है तो फिर तुम लोग आज भी मेरे देश में बंदूक लेकर क्या कर रहे हो? लेकिन अब आइजक पूरी तरह टूट चुका था। भारी आवाज में वो कहता है, अगर मैं यहाँ से जिंदा भी निकल गया तब भी मेरी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं हो। डीन की मौत मेरी वजह से हुई थी, मैं उसके परिवार को जानता और उनकी शक्ल जिंदगी भर मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। अब उसके शरीर के साथ साथ उसका हौसला भी जवाब देने लगा था। तभी रेडियो पर फिर वही आदमी बोलता है, अगर तुम यही मर गए तो तुम्हारी लाश भी पहचान में नहीं आएगी। ये बातें आइजक के दिमाग पर गहरा असर डालती हैं और कुछ ही देर में वो फिर से बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो वो एक नई चाल चलता है। वो अपना हेलमेट एक लकड़ी पर टांग देता है और उसके ऊपर कपड़ा लपेट देता है ताकि दूर से ऐसा लगे जैसे कोई इंसान खड़ा। उसे उम्मीद थी कि स्नाइपर धोखा खा जाएगा, लेकिन सामने वाला इतना अनुभवी था कि उसने इस जाल में फंसने की जरा भी कोशिश नहीं की। आइजक की ये योजना भी नाकाम हो जाती है। अब वो धीरे धीरे रेंगते हुए पास पड़ी एक राइफल तक पहुंचता है, साथ ही आसपास पड़ी दूसरी चीजों पर भी नजर डालता है। लेकिन जैसे ही वो वापस लौटता है उसके होश उड़ जाते हैं। उसका स्पॉटर पूरी तरह टूट चुका था। अब उसके पास स्नाइपर की सही लोकेशन ढूंढने का सबसे बड़ा सहारा भी खत्म हो चुका था। उसी दौरान उसे एहसास होता है कि मैथ्यू अभी भी जिंदा है। वो होश में आ चुका था और दोनों की सारी बातें सुन रहा था। आइजक धीरे से उसे इशारा करता है और बताता है, स्नाइपर उस बड़े कचरे के ढेर के पीछे छिपा है। फिर वो कहता है, मैं उसे बातों में उलझाता हूँ, तुम उसकी सही पोजीशन ढूंढने की कोशिश करो। मैथ्यू धीरे धीरे अपनी राइफल की तरफ बढ़ने लगता है। उसके हाथ में एक छोटा सा चमकीला टुकड़ा होता है जिसकी मदद से वो बिना सिर बाहर निकाले सामने देखने की कोशिश करता है। इधर आइजक फिर से रेडियो पर बात शुरू कर देता है। इस बार स्नाइपर अपनी कहानी सुनाता है। वो बताता है कि कभी वो एक स्कूल टीचर था, लेकिन युद्ध के दौरान हुई हिंसा में उसने अपने कई
मासूम छात्रों को खो दिया। उस दिन के बाद उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई और तभी से उसने हथियार उठा लिए। इसी बीच तेज हवा चलने लगती है, रेगिस्तान की धूल चारों तरफ फैल जाती है और कुछ पल के लिए विजिबिलिटी कम हो जाती है। मैथ्यू इसी मौके का फायदा उठाता है। वो अपनी राइफल खींचता है, निशाना साधता है और कचरे के ढेर की तरफ गोली चला देता है। लेकिन अगले ही पल स्नाइपर जवाबी फायर करता है। गोली सीधे मैथ्यू के हाथ में लगती है और उसकी राइफल दूर जा गिरती है। फिर भी मैथ्यू हार नहीं मानता। वो रेंगते हुए आइजक तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी दूसरी गोली चलती है और इस बार मैथ्यू हमेशा के लिए शांत हो जाता है। अपने साथी को खोते ही आइजक अंदर से बिखर जाता है। उसी वक्त रेडियो पर फिर आवाज आती है, अब बताओ तुम अभी तक इराक में क्यों रुके हुए हो? आइजक की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। वो टूटे हुए स्वर में कहता है, मुझे नहीं पता, मैं बस अपने परिवार के पास वापस जाना चाहता हूँ। स्नाइपर कहता है, जब तक तुम अपनी कहानी सुनाते रहोगे तब तक तुम जिंदा रहोगे। अब पहली बार आइजक सच कबूल करता है। वो मान लेता है कि डीन की मौत दुश्मनों ने नहीं बल्कि उसकी अपनी गलती से हुई। एक मिशन के दौरान उसका निशाना चूक गया और गोली गलती से डीन को लग गई, लेकिन उसने ये सच सबसे छिपा लिया और सबको यही बताया कि डीन दुश्मनों की गोली से मारा गया। ये राज उसे अंदर ही अंदर सालों से तोड़ रहा था। इसी दौरान उसके खराब पड़े रेडियो में हल्की सी आवाज सुनाई देती। उसे लगता है कि शायद बेस वाले संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। वो जवाब देने की कोशिश करता है, लेकिन रेडियो अब लगभग पूरी तरह खराब हो चुका था। अब उसकी आवाज शायद किसी तक नहीं पहुंच सकती थी। यहीं आइजक को एक और भयानक सच्चाई समझ आती। उसे एहसास होता है कि इस जगह काम करने वाले मजदूरों ने कभी मदद नहीं मांगी, उन्हें तो पहले ही मार दिया गया। उनके नाम पर झूठा संदेश भेजकर इसी स्नाइपर ने अमेरिकी सैनिकों को यहाँ बुलाया ताकि वो एक एक करके सभी को अपने जाल में फंसा सके। अब आइजक को समझ आ चुका था कि सामने वाला सिर्फ एक निशानेबाज नहीं बल्कि बेहद चालाक शिकारी है। कुछ देर बाद दर्द और खून की कमी की वजह से आइजक फिर से बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो चारों तरफ अजीब सी खामोशी होती है। रेडियो भी शांत था और स्नाइपर की तरफ से भी कोई आवाज नहीं आ रही थी। आइजक को लगता है कि शायद यही मौका है। वो धीरे धीरे मैथ्यू की राइफल अपनी तरफ खींच लेता है और कचरे के ढेर की तरफ निशाना साध लेता है। तभी दूर आसमान में उसे एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। उसे समझ आ जाता है कि आखिरकार रेस्क्यू टीम पहुंच गई है। वो तुरंत सामने की टूटी दीवार गिरा देता है ताकि हेलीकॉप्टर उसे आसानी से देख सके। तभी रेडियो पर फिर वही आवाज गूंजती है, अब तक तो हम दोनों लुका छिपी खेल रहे थे, लेकिन अब तुम्हारे बाकी साथी भी आ गए, अब असली खेल शुरू होगा। ये सुनते ही आइजक बिना देर किए कचरे के ढेर की तरफ फायर कर देता है। एक गोली सीधा अपने निशाने पर लगती है और दूसरी तरफ अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। कोई आवाज नहीं, कोई जवाब नहीं। आइजक को लगता है कि आखिरकार स्नाइपर मारा जा चुका है। वो धीरे धीरे खड़ा होता है और कुछ पल इंतजार करता है। जब उधर से कोई गोली नहीं चलती तो उसे पूरा यकीन हो जाता है कि खतरा खत्म हो चुका है। तभी रेस्क्यू टीम वहां पहुंच जाती। सैनिक आइजक को स्ट्रेचर पर लिटाकर हेलीकॉप्टर की तरफ ले जाने लगते हैं, लेकिन आइजक बार बार उन्हें चेतावनी देता है, पहले उस कचरे के ढेर की जांच करो, वो अभी भी वहीं हो सकता है। लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी कि वो साफ बोल भी नहीं पा रहा था। किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। कुछ ही पलों बाद हेलीकॉप्टर उड़ान भरता है और तभी धाय अचानक फिर से गोलियां चलने लगती है। वो स्नाइपर जिंदा था। छिपकर उसने हेलीकॉप्टर पर हमला कर दिया। कुछ ही सेकंड में पूरा हेलीकॉप्टर गोलियों से छलनी हो जाता है और फिर वो नियंत्रण खोकर नीचे जा गिरता है। इस हादसे में आइजक, मैथ्यू और उन्हें बचाने आई पूरी टीम की मौत हो जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ देर बाद वही स्नाइपर फिर से रेडियो उठाता है। वो अमेरिकी सैनिक बनकर हेडक्वार्टर से संपर्क करता है और झूठी सूचना देता है कि यहाँ तुरंत मदद भेजी जाए। उधर से जवाब मिलता है, रेस्क्यू टीम रास्ते में है। स्नाइपर हल्की सी मुस्कुराता है क्योंकि उसका जाल एक बार फिर बिछ चुका था। अब नए सैनिक आएंगे और वो फिर से उसी खेल को दोहराएगा। इसी के साथ ये फिल्म यहीं समाप्त होती है।